नमस्कार। आज के इस ज्ञानदूत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस ज्ञानदूत 2 वाले पार्ट में हम रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये लास्ट सेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस अपने शेयर कर चुकी हूँ जिसमें हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में देखा था, और हमने ये एडजस्टमेंट्स भी किए थे, कैसे एडजस्टमेंट्स होते हैं। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चंस के साथ, तो कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको उन एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कैसे हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे हम उनका एनालिसिस करते हैं, और कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, यदि किसी का इन्वेस्टमेंट हुआ है कंपनी का किसी असेट में, सेल परचेज हुआ है आपको, अगर आपने गुडविल परचेज करी है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, उन सब एक्टिविटीज़ का कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाते हैं। और लास्ट कैटेगरी जो होती है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम वो सारी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, उनसे कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो अगर हुआ है तो वो दिखाते हैं जो फाइनेंस रिलेटेड है। यदि शेयर्स इशू हुए हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हुआ है, आपको कहीं से भी पैसा आया या गया है फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ से, वो हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो कोई भी 2 बैलेंस शीट्स अगर आपके पास हैं, 2 सालों की बैलेंस शीट्स है किसी एक कंपनी की, तो उन दोनों पीरियड्स पे आपके क्या चेंजेस रहे, आपके बैलेंसेस ऑफ कैश में कितना कैश एक्स्ट्रा आया या गया, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश की क्या सिचुएशन थी, ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। और ये आपको बहुत हेल्प करता है मैनेजमेंट को एनालिसिस पर्पसेस के लिए, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए, और कैश रिलेटेड जानकारी हासिल करने में आपको हेल्पफुल रहता है, ताकि आप अच्छे से मैनेज कर सकें। इन केस आपको शॉर्टेज ऑफ फंड्स आगे चल के होने वाली है तो आप उसको पहले से मैनेज कर सकते हैं। ये स्लाइड आपको बता रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 तरीके की एक्टिविटीज़ में हमने डिवाइड किया हुआ है। ये फॉर्मेट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम शुरू करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी हैं उनको हम वापस से ऐड करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो उनकी वजह से जब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो ही नहीं रहा है तो उनको हमें प्रॉफिट में वापस से ऐड करना है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है। उसके बाद में जो हमें मिलता है, उसके बाद में हम नेट ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करते हैं, क्योंकि वो भी आपके नेट प्रॉफिट को अफेक्ट कर रही होती है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें लेस कर देते हैं, क्योंकि वो इनकम्स नॉन ऑपरेटिंग है और वो ऑलरेडी आपके इसमें इंक्लूडेड थी, इसलिए उनको यहाँ से हम हटाएंगे। इसके बाद में जो हमारा आता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ ऑपरेशन रिलेटेड चीज़ें कंसिडर करी हैं, और हम अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस को अब कंसिडर करेंगे। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो अगर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में कुछ भी चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिक्रीज इन करंट असेट्स हो रहा है या फिर इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ हो रहा है, तो उन्हें हम ऐड कर देते हैं। अगर इंक्रीज़ इन करंट असेट्स हो रहा है, 2 पीरियड्स में आपको ये दे रखा है कि 2020 में सपोज़ करिए आपके पास स्टॉक था 40,000 रुपये का, और 2021 में आपके पास जो स्टॉक था वो है 60,000 रुपये का। तो पहले 40,000 था, अब 60,000 हो गया है। तो ड्यूरिंग द ईयर आपका जो इंक्रीज़ इन करंट असेट हुआ स्टॉक में वो 20,000 का था, तो उसे हम यहाँ से लेस कर देते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट्स करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के करने के बाद जो हमें मिलता है वो होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, एंड हमको फाइनली मिलेगा कैश यूज्ड या कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
इसके बाद कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का सारा अमाउंट्स कंसिडर करने के बाद, जैसे कि आपके सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हुआ, इनटैंजिबल एसेट्स हुआ, आपको कोई भी इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हो रहा है वो सब ऐड हो जाएंगे, कुछ आपने परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स करे हैं तो वो लेस हो जाएंगे। इन सब के ट्रीटमेंट्स को करने के बाद जो हमें मिलता है वो होता है हमारा कैश, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर हम उसको लिखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पे दिखा रहे होते हैं। जैसे अगर आपके शेयर्स इशू हुए हैं, डिबेंचर्स इशू हुए हैं, कुछ भी चीज़ें आपकी अगर फाइनल डिविडेंड आपने पे किया है तो वो लेस हो जाएगा। डिविडेंड्स अगर आप पे कर रहे हो इंटरिम तो वो लेस हो जाएंगे। कोई लोन्स रीपे कर रहे हो तो वो लेस हो जाएंगे। इन सबको कंसिडर करने के बाद फाइनली जो बचेगा हमारा वो होगा हमारा नेट कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ या फिर नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद में हम ऐड करेंगे सारे के सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर को नेट इंक्रीज या डिक्रीज में। फाइनली हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड मिल जाएगा। और अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है उस अमाउंट के जो बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग अमाउंट दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दी है जिसकी वजह से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड पर नहीं आ रहा है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। आज की क्लास में हम एडजस्टमेंट्स नहीं देखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हम 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, कैसे कैसे हिडन इन्फॉर्मेशन निकलती है और वो कहाँ कहाँ प्लॉट होती है। आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया है उसमें देखिए आपको बैलेंस शीट दे रखी है 2016 31 मार्च 2016 को ईयर एंडिंग जो है उसमें आपकी बैलेंस शीट की आइटम्स आपको दे रखे हैं और 31 मार्च 2015 में आपके क्या फिगर्स थे बैलेंस शीट के वो आपको दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले एक बार नज़र मारते हैं कौन कौन से आइटम्स हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाली साइड पर आपको दे रखे हैं शेयर कैपिटल। देखिए पहले 6,75,000 का था और अब वो 7,87,500 का हो गया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको पहले 3,20,625 के दे रखे थे, अब वो 5,06,250 के दे रखे हैं। साथ ही आपको नोट्स दे रखे हैं। तो नोट नंबर का मतलब होता है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का ये अमाउंट्स कहाँ से आया, उसका ब्रेकअप आपको कहीं और भी नीचे नोट्स के फॉर्म में दे रखा होगा। अभी हम देखेंगे उसे भी। इसके बाद आपको दे रखी है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं आपके पास 10% डिबेंचर्स के। पहले थे आपके पास 3,37,500 के और अब हैं 2,25,000 के। फिर करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है। फिर असेट साइड में अगर हम देखें तो हमारे को इसमें भी नोट नंबर्स दे रखे हैं और साथ ही साथ आपको टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और बैलेंस शीट का टोटल गिवन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको नोट्स जो दे रखे थे वो इस प्रकार से हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 1 था, उसमें देखिए आपको बता रखा है कि जनरल रिजर्व जो कंपनी का था वो पहले 2,25,000 का था और अब वो अमाउंट जो है वो आपका 2,81,250 का हो गया है। ऐसे ही आपको सरप्लस जो दे रखा है वो 95,625 का दे रखा है और अब उसका फिगर बढ़ गया है। कैपिटल रिजर्व गिवन है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में देखिए आपके पास यहाँ पे 2 चीज़ें गिवन है, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। ये दोनों ही ऐसे आइटम्स हैं जिनके एडजस्टमेंट्स हमें नॉर्मली मिल जाते हैं। तो अगर एडजस्टमेंट्स आपको प्रपोज डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्स का गिवन है तो हमें उनका अकाउंट बनाना ही है, क्योंकि आपको जब ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स दे रखे होते हैं इन आइटम्स के और साथ में आपको एडजस्टमेंट्स भी गिवन होते हैं तो हमें अकाउंट बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मान के चलिए हिडन इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी ही जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगी। तो अगर आपको एडजस्टमेंट्स नहीं गिवन है तब तो आप इनको करंट लायबिलिटी मानते हुए वर्किंग कैपिटल के आसपास भी दिखा सकते हैं। अगर आप इसको नॉन करंट लायबिलिटी मानते हैं तो आप प्रीवियस ईयर वाले जो अमाउंट्स हैं उसको तो हम टैक्स पेड मानेंगे, क्योंकि नॉर्मली पिछले साल वाला जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो करंट ईयर में पे होता है और करंट ईयर वाला जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो आपका नेक्स्ट ईयर पे होता है। करंट ईयर में हम उसका प्रोविजन बनाते हैं।
और अगर प्रपोज डिविडेंड है तो उसको भी इसी तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड है नॉर्मली वो करंट ईयर में पे होता है, और करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको वापस से ऐड करते हैं, क्योंकि वो प्रपोज डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर है। अब हम आगे चल के देखेंगे, अगर यहाँ पर हमारे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी हिडन इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्रपोज डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन है, तो हम हिडन इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, इसलिए हम अकाउंट बनाएंगे। और अगर गिवन नहीं है तो हम सीधा इसको अपने अजम्पशन से कुछ भी मान सकते हैं। और बच्चों, आप लोग जो भी इसको अज्यूम करेंगे आप नोट डाल दीजिए कि आपने इसको क्या अज्यूम करा है, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। इसके बाद हमें टैंजिबल फिक्स एसेट्स दे रखे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी देखिए इस क्वेश्चन में आपको अलग से दे रखा है। अगर प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स आपको अलग से दे रखे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो हमें दोनों अकाउंट्स बनाने हैं अपने वर्किंग नोट्स पे, और दोनों के हिसाब से हमारी हिडन इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी। और अगर सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी है तो हम उसी के अंदर ही एक ही अकाउंट बनाते हैं और उसी में हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर दो अकाउंट्स गिवन हैं, अलग अलग फिगर्स हैं ओपनिंग और क्लोजिंग के, तो आपको दोनों अकाउंट्स अलग से ओपन करने हैं वर्किंग नोट्स पे। फिर एडजस्टमेंट जो दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उनका ट्रीटमेंट करना है, एंड उसके हिसाब से हमारी हिडन इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आते हैं। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी with a net book value of 11,250, accumulated depreciation 33,750 was sold at 9,000। तो आपको ये बता रखा है कि प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू है 11,250 और उस पर आज तक डेप्रिसिएशन जो लगा था इस प्लांट एंड मशीनरी पर जिसको बेचा है अपन ने, वो है 33,750। उसे आपने 9,000 रुपीज़ में सेल किया है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर दूसरा एडजस्टमेंट गिवन है आपको कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट सेल करे थे और उस पर जो 11,250 का प्रॉफिट हुआ था वो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, और 90,000 के इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीदे भी थे। देखिए कैपिटल रिजर्व आपको 11,250 दे भी रखा है बैलेंस शीट में। थर्ड एडजस्टमेंट जो है वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उस समय हमें ध्यान रखना है इस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट। और लास्ट में हमें टैक्स ऑफ 61,875 दे रखा है कि हमने टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो जब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे रखा है यहाँ पर और आपको एडजस्टमेंट भी दे रखा है, तो हम इसका अकाउंट अलग से बनाएंगे और फिर हम हिडन इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो अब हम पहले वर्किंग नोट्स देखते हैं। सबसे पहले हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो था सरप्लस का बैलेंस है वो कितना दे रखा था आपको 2,13,750 दे रखा था। इसमें से हम लेस करेंगे जो ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा था 95,625 का। तो अब आपका प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 1,18,125 का। इसमें हम ऐड करेंगे डिविडेंड प्रपोज ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि वो डिविडेंड करंट ईयर वाला डिविडेंड प्रपोज्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर डिविडेंड का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है आपको तो आप इसको प्रपोज डिविडेंड ड्यूरिंग द करंट ईयर को आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ट्रीटमेंट करेंगे, और जो पिछले साल वाला प्रपोज डिविडेंड था वो हम डिविडेंड पेड जहाँ पे हम दिखाते हैं मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, वहाँ पे हम इसको जाके लेस कर देंगे। तो यहाँ हमने इसे ऐड कर दिया है। फिर ट्रांसफ़र जो रिजर्व्स हुए थे आपके 56,250 के, उसे भी हम ऐड बैक करेंगे, और प्रोविजन फॉर टैक्स जो बना था 68,625 का, वो भी हम यहाँ पे करंट ईयर वाला ट्रीटमेंट ले लेंगे। जो फाइनली हमारे पास अमाउंट आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आ रहा है 2,81,250। यहाँ से हम नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए प्रॉफिट को यूज़ करेंगे। दूसरा एडजस्टमेंट जो आपको गिवन है वो है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे हम। इसी के साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया है, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी साथ में ही ओपन करेंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि आपका करंट लाइबिलिटी का अकाउंट होता है, इट इज़ अ लाइबिलिटी, इसलिए हम इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस इसका हम डेबिट साइड पर लिखेंगे।
इसके बाद हम जितना डेप्रिसिएशन सेल होने वाली मशीनरी पर लगा है, जो हमें 33,750 दिया गया था, उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के बाद देखिए जो हिडन इन्फॉर्मेशन हमारी बैलेंस में फिगर निकल कर आएगी वो आ रही है 90,000 रुपये की। ये डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट्स में नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने में हम इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और हमारे पास जो ये अकाउंट था प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, देखिए यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा 33,750 का। ओपनिंग और क्लोजिंग अपन लिख ही चुके थे। अब उसने बोला था आपको, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी थी कि आपने बैंक अकाउंट के थ्रू मशीनरी सेल करी है 9,000 रुपये में, तो 9,000 आपके बैंक में आ जाएंगे। प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा है आपको 2,250 का, और आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस करी है 2,70,000 की, वो हमारी डेबिट साइड पर आ जाएगी। तो ये सारी हिडन इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी जब हम ये दोनों अकाउंट्स एक साथ ओपन करके बनाएंगे। लास्ट अकाउंट जो हमें इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करना है वो है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस गिवन था। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर जितना हुआ है वो निकालने के लिए हम पहले टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर जो गिवन था वो लिखेंगे, और फिर हमारा बैलेंस से फिगर निकल कर आएगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स कितना हमने बनाया है। इस प्रोविजन फॉर टैक्स को हमने कहाँ दिखाना है? यहाँ हमने इसको प्रोविजन फॉर टैक्स को देखिए ऐड किया था 68,625 को। ये आपकी हिडन इन्फॉर्मेशन थी जो आपके अकाउंट से निकल कर हमारे को मिली थी, और उसको हमने यहाँ पे प्रॉफिट्स में ऐड बैक किया था। अब हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए अब हम एडजस्टमेंट्स जो कर चुके हैं उन सब के अमाउंट्स आपको यहाँ पे प्लॉटिंग करने हैं, प्लस जो भी इन्फॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट में दे रखी थी उसके हिसाब से हम यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमने प्रॉफिट निकाला था 2,81,250 रुपीज़ का। उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स गिवन था जो हमारा हिडन इन्फॉर्मेशन में निकल कर आया था फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट से, वो लिखेंगे। और हमने जो प्रीमियम पे किया है डिबेंचर्स के रिडम्पशन पर 10% प्रीमियम था, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसलिए कुछ भी लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमें, तो वो नील हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास जो आएगा वो होगा 4,18,500 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हम जो भी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हुए हैं, जैसे कि इंक्रीज़ इन ट्रेड पेबल्स हुआ है, इंक्रीज़ इन अदर करंट लाइबिलिटीज़ हुआ है, इनको ऐड कर देंगे। इंक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारा आ जाएगा 3,90,375। इसमें से हम यहाँ पर इनकम टैक्स पेड को लेस करेंगे और हमें फिगर मिल जाएगा नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 3,28,500 रुपीज़। नेक्स्ट हेड जो आएगा बी पार्ट, वो होगा नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। निकालने के लिए हम सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को हम लेस करेंगे। अल्टीमेटली हमें अमाउंट मिलेगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है इसीलिए कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगा। लास्ट पार्ट जो होगा वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जो भी शेयर्स को इशू करने से पैसा आया है वो प्रोसीड्स में ऐड हो जाएगा। रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड हमारा लेस हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मिलेगा 78,750। ओवरऑल इन तीनों अमाउंट्स को जब हम ऐड कर लेंगे, फर्स्ट हेड वाला अमाउंट, सेकंड हेड वाला अमाउंट और सी वाला अमाउंट, तो ए, बी और सी को ऐड करके हमें मिल रहा है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखिए बाई चांस इस क्वेश्चन में ये नील आ रहा है, तो यदि नील है तो नील लिखेंगे। जब हम इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करेंगे, हमें ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मिल रहा है। दैट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन भी सही है और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी सही बना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़े से एडजस्टमेंट्स चेंज है यहाँ पर। देखिए बैलेंस शीट दे रखी है, यहाँ पे मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको अब गुडविल दे रखी है।
यहाँ पे आपको गुडविल दे रखी है आपके नॉन करंट एसेट्स में। इसके अलावा आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल, वो वैसी चीज़ें जैसे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में भी थी। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स हमने लिए हैं वो हैं डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 एंड 20,000 चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग है। और यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड का आपको एडजस्टमेंट दे रखा है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, क्वेश्चन में दे रखा है इंटरिम डिविडेंड ऑफ 20,000 रुपीज़ हैज़ बीन पेड इन 2015-16। तो इंटरिम डिविडेंड का मतलब है करंट ईयर में ही आपने उसे, मतलब 2015-16 जो ईयर है हमारा, उसी में आपने उसे प्रपोज भी किया है और पे भी किया है। तो क्योंकि डिविडेंड प्रपोज भी है, पेड भी है, इसीलिए जब हमें बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड ऑलरेडी दे रखा है, मतलब हमने इसके अलावा, इसका जो ट्रीटमेंट हम करेंगे, इसके अलावा हमें इंटरिम डिविडेंड का भी ट्रीटमेंट करना है। और इस इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कैसे करना है वो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊँगी। और लास्ट एडजस्टमेंट जो दे रखा है वो है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो है 35,000 रुपीज़ का। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स करेंगे। वर्किंग नोट्स करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है हमें। ये तो वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको भी बताया था, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एडजस्ट करा, प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्ट करा और हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। प्लांट अकाउंट, यहाँ पे सिर्फ प्लांट अकाउंट ही बनेगा क्योंकि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से नहीं दे रखा, इसलिए जो डेप्रिसिएशन था वो हम यहीं पर ही दिखा देंगे। 10,000 रुपीज़ का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था प्लांट पर, तो आपको परचेजेस यहाँ पे हिडन इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाएंगी 1,30,000 रुपीज़ की। ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग में भी आपको ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका क्रेडिट साइड पे आपका बैलेंस से फिगर बच रहा है 10,000 रुपीज़ का। अगर डेबिट साइड पे बचता है तो वो परचेजेस होती हैं बिल्डिंग की, बट अगर क्रेडिट साइड पे बचा है दैट मीन्स आपने ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग्स को सेल किया है। तो ये आपकी बिल्डिंग्स सेल वाला फिगर आपके पास आ जाएगा। और सेल ऑफ बिल्डिंग्स हम कहाँ दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम उसे ऐड कर देते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्स है। ये भी सेम वैसा ही जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टैक्स पेड और हिडन इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आएगी वो होगी हमारी ड्यूरिंग द ईयर जितना आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है। अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। काफ़ी कुछ सेम चीज़ें हैं, जैसे प्रॉफिट है, सारे आप डेप्रिसिएशंस ऐड करोगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे नई है वो है इंटरिम डिविडेंड। जो आपका इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट था 20,000 रुपीज़ का, देखिए आपने यहाँ पर उसे ऐड किया है क्योंकि इंटरिम डिविडेंड इज़ डिविडेंड प्रपोज्ड एंड पेड इन द सेम ईयर। तो क्योंकि आपने करंट ईयर में ही उसे किया है, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ से हम हटाएंगे, वापस उसे ऐड कर देंगे। ओवरऑल सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिल जाएगा। इसके बाद में सेम जैसे पहले क्वेश्चन में किया हमने, वैसे ही हम इंक्रीजिंग करंट एसेट्स, डिक्रीजिंग करंट एसेट्स का ट्रीटमेंट करेंगे, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज़, डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे। हमें मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 1,64,000 रुपये। लेस करेंगे टैक्सेस पेड 35,000, हमें मिलेगा 1,29,000 का नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे सेल ऑफ असेट था लैंड एंड बिल्डिंग का और परचेज ऑफ प्लांट था 130 का, तो नेट कैश यूज आ जाएगा आपका 1,20,000। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो सेम इशू ऑफ शेयर्स जैसे पहले किया था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जैसे पहले किया था। अब देखिए यहाँ पर आपका फाइनल डिविडेंड भी पे होगा और आपका इंटरिम डिविडेंड भी पे होगा। ठीक है, मैं आपको ठीक से बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने दोनों अमाउंट्स को ठीक से पे किया है, डिविडेंड भी पे किया है फाइनल वाला 42,000 का, और हमने इंटरिम डिविडेंड भी पे किया है। तो आपने इंटरिम डिविडेंड जो यहाँ पे मैंने नया पॉइंट बताया था वो हमने दो जगह दिखाया है। 20,000 ऊपर ऐड होंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के टाइम पर यहाँ पर, क्योंकि वो आपका डिविडेंड प्रपोज था एंड करंट ईयर में वो पे भी हुआ है, इसलिए वो फाइनेंसिंग में भी यहाँ से लेस हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड आ जाएगा और इस तरीके से ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप अब हम वो सारी वैरायटीज़ के एडजस्टमेंट्स और क्वेश्चंस कर चुके हैं जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में आएगा। एंड आई होप आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे कि आप इन चैनल्स के थ्रू कैसे घर बैठे ही अपने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपके वीडियो लेक्चर्स का लाभ उठा सकते हैं।
थैंक यू।